गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड। देखिए हिंदी ग्रामर में कल हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विचार। कल पढ़ लिए थे वर्ण विचार। आज पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। देखिए तीसरा चैप्टर आपको क्या दिया है? शब्द विचार। हिंदी क्या है चैप्टर का नाम? शब्द विचार। ये आज पढ़ेंगे हम शब्द विचार। कल हमने पढ़ा था वर्णों के बारे में। ये बोलते समय कुछ ध्वनियों का सहारा लेते हैं। हम बोलते समय कुछ ध्वनियों का सहारा लेते हैं। ये ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ये ध्वनियां यानी हमारे मुख से जो निकलने वाले ध्वनियां, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनते हैं और यही वर्ण आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर ही सार्थक शब्द बनते हैं। अर्थात वर्णों का व्यवस्थित समूह जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वही शब्द कहलाता है। अर्थात वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? शब्द। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। देखिए शब्दों का पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को सही तरीके से कितने भागों में बांटा गया है। देखिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है बनावट के आधार पर। किसके आधार पर? बनावट की। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। ये हो गए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों कितने भागों में वर्गीकृत किए गए? पहले अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। चार भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थ के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सबसे पहला क्या था? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक। क्या होता है? सार्थक। और दूसरा क्या होता है? निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। देखिए अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो प्रकार के होते हैं। सार्थक क्या होता हो? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? निरर्थक।
और जिसका कोई शब्द निकलता है उसे क्या कहेंगे? सार्थक। ये सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे वायु, जल, फूल, घर, पुस्तक आदि। व्याकरण के अंतर्गत केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। ये शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत और कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्यायवाची, पढ़े होंगे पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी। ये सार्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और निरर्थक शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं ना, अनायास हमारे मुंह से निकल आता है, जैसे खाना वाना, पीना उना, ये सब क्या है? निरर्थक शब्द होते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हें लिखित भाषा में इनका कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, ये तो हो गए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। निरर्थक शब्द क्या होते हैं? इनको हम भाषा में लिखित रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, या अनायास यानी अचानक हमारे मुख से निकल आते हैं, जैसे खाना वाना, पीना उना, उठना बैठना, यहाँ वहाँ, ये सब। तो यह हो गया अर्थ के आधार पर। अब किसके आधार पर है? देखिए, अब आगे दिया है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द दूसरा नंबर था। ये उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा है तद्भव। क्या है? तद्भव। तीसरा है विदेशज, और चौथा है विदेशज या विदेशी, इसको कह सकते हैं विदेशज या विदेशी। लेकिन तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो सीधे ज्यों करते हैं, यानी जैसे रहते हैं वैसे ही सीधा हिंदी में प्रयोग में कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ये संस्कृत के हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में भी इसको ऐसे ही प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? तत्सम शब्द। अग्नि, दुग्ध, हस्त, अग्नि, दुग्ध, हस्त, ये तत्सम शब्द हो गए। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा से बिगड़ कर हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं। अर्थात संस्कृत के शब्दों का जो रूप थोड़ा बदल जाता है, संस्कृत के शब्दों का रूप थोड़ा बदल कर उसको हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, वो तद्भव कहलाता है। जैसे अग्नि को हम क्या लिखते हैं? आग। क्या हो गया? आग। दूध का क्या हो गया? दूध। हस्त का क्या हो गया? हाथ। ये क्या हो गया? तो तत्सम और तद्भव में समझ गए हो। तत्सम मतलब ठीक उसी तरह है, उसके जैसा। अग्नि, दूध, ये संस्कृत के शब्द हैं और ऐसे ही ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग में ला लिए जाते हैं। तद्भव को थोड़ा बिगड़ कर, थोड़ा परिवर्तित करके इसको प्रयोग में लाया जाता है हिंदी में। अब देखिए देशज क्या होते हैं? देशज वे शब्द होते हैं जो ना तो संस्कृत के होते हैं और ना ही संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं। ये किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं, बल्कि ये हिंदी प्रदेश में बोलचाल में आने वाले शब्द हैं।
जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी प्रदेशों में ये बोलचाल में आमतौर पर ये शब्द लाए जाते हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे लड़का, चिड़िया, खिड़की, जूता, पगड़ी, जैसे पगड़ी, जूता, लोटा, डिबिया। कह रहा है कि ये देशज शब्द जो होते हैं जहाँ हिंदी प्रदेशी क्षेत्रों में, जहाँ हिंदी का प्रयोग किया जाता है बोलने में, वहां पर इन शब्दों का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है, यानी ये वही क्षेत्रीय रूप में प्रचलित होते हैं। देखिए विदेशी हिंदी में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के, हिंदी में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तमाम किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के हैं। इन्हीं शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे किताब, जैसे क्या ले लें, किताब, ये क्या है, ये फारसी है, ये क्या है, फारसी है। और ले लें, आप लोग आलपीन जानते होंगे, सब लोग लगाते होंगे आलपीन, ये आलपीन का यूज जानते हैं। ये पता है कौन सी भाषा है, ये पुर्तगाली भाषा है। हम लोग सब लोग आलपीन बुलाते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या हमें आज तक नहीं पता था कि आलपीन जो पुर्तगाली भाषा है। तो इसी प्रकार और है, जैसे कारतूस, कारतूस वो फ्रांसीसी भाषा है। तुर्की में चम्मच, चम्मच क्या है, तुर्की भाषा है। हलवाई अरबी भाषा है। तो इसी प्रकार और तमाम बहुत सी भाषाएं या बहुत से शब्द हैं जिनको हम विदेशी भाषा के तो हैं, लेकिन उनको हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उनको हम हिंदी प्रयोग में लाते हैं। तो ये था उत्पत्ति के आधार पर। देखिए आगे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सब लोग घर पर रिवीजन जरूर करें, पूरी बुक का रिवीजन करना है एक बार सबको। उसके बाद सबको काम दिया जाएगा आगे, अभी चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा तब बताएंगे क्या करना है। देखिए अब तीसरा क्या है, तीसरा है बनावट के आधार पर। क्या दिया हुआ है तीसरा, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार के। पहला है मूल या रूढ़ शब्द, मूल या रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक, दूसरा है यौगिक। तीसरा है आपका योग रूढ़। तीसरा क्या है, योग रूढ़। ये मूल या रूढ़ शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल या रूढ़ शब्द क्या है। जो शब्द किसी सामान्य अर्थ में हमेशा से प्रयुक्त होते आ रहे हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, यानी कोई ऐसा शब्द जो हमेशा से प्रयोग में लाए जा रहे हैं और उनके टुकड़े कर दिए जाए तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें मूल शब्द कहते हैं, उन्हें मूल या रूढ़ शब्द कहते हैं। मूल या रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो सामान्यतः प्रयोग में लाए जा रहे हैं पहले से और उनके टुकड़े करते हैं तो उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। परंपरा यानी
जब से ये शब्द बने हैं तब से एक ही अर्थ को प्रकट करते हुए ये चले आ रहे हैं। जैसे खिड़की, लड़का, जैसे खिड़की, लड़का, और तमाम है सेना, तोता। ये ऐसे शब्द हैं जो परंपरा के अनुसार एक ही शब्द प्रकार, एक ही अर्थ प्रकट करते हुए चले आ रहे हैं। इनका अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए तो इन टुकड़ों का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। जिनके ऐसे शब्द जिनके टुकड़ों के अर्थ नहीं निकलते हैं उन्हें मूल शब्द या मूल शब्द कहते हैं। यौगिक, अब क्या पढ़ेंगे? यौगिक वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होता है। वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंडों का अर्थ होती है, यानी एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द यौगिक कहलाते हैं और इनके टुकड़े करने पर इनका अर्थ निकलता है। इनका अर्थ निकलता है। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनते हैं। ये शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के नियमों से बनते हैं। जैसे विद्यालय यौगिक क्या है? एग्जाम्पल लीजिए, जैसे विद्यालय, ये एक शब्द है, ये यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि इसमें दो शब्दों का मेल है। कौन कौन सा? विद्या प्लस आलय। देखिए, और इनके दोनों अलग अलग शब्दों का कोई न कोई अर्थ निकाला है। विद्या, विद्या यानी ज्ञान, आलय यानी घर, यानी ज्ञान का घर, यानी विद्या का घर। इसी प्रकार और जैसे कर दें राजकुमार, राजकुमार है ना, पीताम्बर, अरे वो महाराजा। देखिए आगे योग रूढ़, योग रूढ़, ये शब्द भी यौगिक शब्दों से ही बनते हैं पर इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। इनके अर्थ परंपरा से प्राप्त होते हैं। ये बहुव्रीहि समास के शब्द से शब्द इसमें आते हैं। जैसे जैसे विषधर, जैसे विषधर, विषधर यानी विष को धारण करने वाला कौन है? शिव जी। इसके ये अर्थ निकलते हैं। कौन है? शिव जी। ये इसी प्रकार और तमाम जैसे चक्रधर, पीताम्बर, गजानन, पंकज, ये सब, ये क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये हो गया बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से? मूल या रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। मूल शब्द या रूढ़ शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्यतः परंपरा से प्रयुक्त, यानी ऐसे शब्द चले आ रहे हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है और जिनको टुकड़े करने पर उसका टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक क्या होते हैं? एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इनके टुकड़े करने पर इनके टुकड़ों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। योग गुण क्या होता है? ये परंपराओं के अनुसार पहले से चले आ रहे हैं। जिस प्रकार यौगिक उसी प्रकार ये भी है, लेकिन इनके शब्द जो होते हैं इनके टुकड़े करने के लिए किसी तीसरे की तरफ इशारा करने लगते हैं, किसी दूसरे शब्द की ओर इशारा करने लगते हैं। जैसे विषधर यानी विष को धारण करने वाला, इसका ये अर्थ हुआ। इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? टुकड़ा करेंगे, विष धारण यानी विष को धारण करने वाला कौन होता है? शिव जी। तो ये क्या हुआ? बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हो गए। अब देखिए आगे, अब आगे चौथा क्या दिया है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी। पहला क्या है? विकारी शब्द और दूसरा क्या है? अविकारी।
ये ठीक है। विकारी और अविकारी क्या होते हैं इनको समझिए। देखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होता है? विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के वाक्य में प्रयोग करते समय, अगर हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं और उनका शब्दों के रूप जो होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है, यानी उनका लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। यानी किसी भी शब्द को लिंग के अनुसार बदल गया, इसका लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये क्या होगा? बदल गया, तो विकारी शब्द। और अविकारी ठीक इसी का उल्टा, यानी जो शब्द नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा? अविकारी। और जिसका लिंग, वचन और कारक बदल गया वो क्या है? कारक के अनुसार बदल जाता है, वो विकारी शब्द। जिसका लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है वो अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में जैसे आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्दों के अंदर कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अविकारिणी, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये विस्मयादि बोधक, ये जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। ये लिंग, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे क्रिया हो, ये लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये हमेशा बदल जाते हैं। इनके लिंग, वचन और कारक के अनुसार ये हमेशा बदल जाते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द जो क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध, गोचर, विस्मय आदि ये नहीं बदलते हैं। संज्ञा में जैसे कोई अध्यापक, भेड़, लड़का, ये सब बदल जाते हैं लिंग के अनुसार। जैसे अध्यापक का अध्यापिका हो गया, भेड़ का भेड़िया, भेड़ी, ऐसे लड़का का लड़की, ऐसे बदल जाता है। सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, वह, वह, ये सब भी बदल जाता है। विशेषण में जैसे बड़ा सुंदर है, बड़ी सुंदर है, ये ऐसे विशेषण हो गया। क्रिया में जैसे आना, जाना, गाना, आती है, जाती है, सोती है, उठती है, बैठती है, ये सब बदल जाता है। इन लिंग के अनुसार इनका रूप, लिंग के अनुसार इनका वचन और कारक सब कुछ बदल जाता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जैसे क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं जैसे तेज, धीरे धीरे, ये कभी बदलते नहीं, ये जैसे रहते हैं सेम वैसे वैसे रहते हैं। संबंध बोचक में जैसे अतिरिक्त हो गया, बराबर हो गया, ऊपर हो गया, ये भी कभी बदलते नहीं है। समुच्चय बोधक में, समुच्चय बोधक क्या होता है? जैसे क्रिया और आदि, ये सब भी कभी बदलते नहीं है। विस्मय आदि बोधक, अरे वाह, वाह आदि। तो ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर शब्द विचार। तीसरा चैप्टर आपका क्या था? शब्द विचार। ये समाप्त हो गया है। इसको आप लोग अच्छे से पूरी बुक रिवीजन करेंगे, पूरी बुक एक बार घर पर रीडिंग करेंगे। देखिए, आओ दोहराएं। इसमें कुछ दिए, वर्णों अथवा ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों अथवा ध्वनियों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जो जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में ला लिए तो तत्सम। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए, अब अभ्यास प्रश्न है, इनको आप अभ्यास प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप,
जितने भी हैं ये सब आपको अपने से करने हैं। देखिए जैसे अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न क्या दिया है, शब्द से आप क्या समझते हैं, पहले ही बताए हैं। दो या दूसरे अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, देखिए शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तत्सम और तद्भव किन्हें कहते हैं? तत्सम वे शब्द संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों का त्यों यानी जैसे रहते हैं उसी तरह लाकर हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में रूप बदल कर प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब है ट्रू एंड फॉल्स। हिंदी भाषा विदेशी भाषाओं के लिए सब विदेशी शब्द कहलाते हैं, सही। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, गलत। संज्ञा शब्द अभी बताए हैं वो विकारी होते हैं, अविकारी नहीं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 4 नहीं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। देशज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद बताइए। देशज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भाग। देशज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भाग। देशज व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का एक भेद है, एकदम सही। वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते योग रूढ़ कहलाते हैं, ये भी सही है। ये आगे दिया निम्नलिखित शब्दों को तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी वर्ग में छांटिए। ग्रह, डिबिया, सर्प, चाय, झोपड़ी, काम, टीचर, शराब, 5, अग्निकांड, डिब्बा। इनको तत्सम इसमें कौन कौन से छांट लेना है, तद्भव कौन कौन से है इसको अलग लिख लेना है, देशज कौन कौन से अलग उनको छाट लेना, विदेशी कौन कौन से उनको अलग छाट लेना है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। लड़का, जूता आदि शब्द कौन से हैं? देशज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग या रचना, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत शब्द के मूल शब्द हैं जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में लाते हैं, तत्सम। और देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया है, वर्णों के क्रमबद्ध मेल से क्या समझते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध मेल को हम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन और कार्य के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकारी। अंग्रेजी कौन शब्द है? विदेशी, विदेशज शब्द है। निम्न हिंदी शब्द, अगला क्वेश्चन है, निम्न हिंदी शब्दों के अंग्रेजी शब्द लिखिए जो हिंदी भाषा में बोले भी जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। विद्यालय, स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल। परिचारिका, परिचारिका क्या लिखते हैं? दूरभाष, टेलीफोन। चालक यानी ड्राइवर, न्यायालय यानी कोर्ट। ठीक। परिचारिका यानी मेड नहीं, मेड कुछ भी लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 3। ठीक, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ाया जाएगा।